नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साही नोट्स पे। पहले इस चैनल का नाम टारगेट यूके 8080 था, तो फिर मैं इस चैनल में अपने नोट्स पढ़ाता हूँ तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, साही नोट्स करेंगे। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ हैं। छोटा टॉपिक है परंतु बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है और नहीं पढ़ने के कारण ये हमारा बहुत सरल सा क्वेश्चन छूट जाता है और 1 नंबर का हमें लॉस हो जाता है। आपको पता ही है 1 नंबर की कीमत कितनी होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, जिसमें हम मेनली 3 पुरा प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। पहला कोल, दूसरा किरात, तीसरा खस। चौथी एक पुरा प्रजाति और आती है भूटांतिक प्रजातियाँ, जिसे हम सौका भी कहते हैं, इसे भी पढ़ेंगे। परंतु जो इसका गहन अध्ययन है वो हम जनजाति वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, करेंगे सॉरी। तो जो प्रजातियों का उल्लेख है, तो दोस्तों ये जो पुरा प्रजातियाँ हैं इनका जो उल्लेख है ये हमें पुराने ग्रंथों और विदेशी ग्रंथकारों की रचनाओं में मिलता है। पुराने ग्रंथों जैसे वेद हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया और भी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये पुराने जो ग्रंथ हैं और जो विदेशी ग्रंथकार हैं उनकी रचनाएं हैं, उनमें हमें ये पुरानी प्रजातियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आज हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ सारे पढ़ने पे याद भी नहीं रहता है और टॉपिक भी लंबा हो जाता है, तो मैंने ऐसा कर रखा है कि एक एक करके इनका जो है वीडियो बना रखा है छोटा छोटा। ठीक है, आज हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो कोल पुरा प्रजाति है दोस्तों, इसे उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति माना जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड की जो एक सर्वाधिक पुरा प्रजाति कहा गया है कोल को, शिव प्रसाद डबराल जी ने। और वहीं हम अजय राउत की बात करें या अजय राउत की किताब पढ़ें तो उन्होंने किरात को बता रखा है। ठीक है, तो आप याद रखना कि उत्तराखंड की जो सर्वाधिक पुरा प्रजाति है वो कोल ही है, क्योंकि आयोग भी कोल को मानता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कोल है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। अगर अजय राउत के अनुसार बात करें तो उन्होंने किरात को मान रखा है, याद रखना। ठीक है, और सेकंड जो हमारा पॉइंट है याद रखने वाला, शारीरिक विशेषता, मतलब जो कोल है ये दिखने में कैसे है। ठीक है, इनकी शारीरिक बनावट कैसी है। ठीक है, तो जो कोल है ये देखने में कुरूप एवं भद्दे होते हैं, कुरूप एवं भद्दे। और शारीरिक विशेषता इनकी शरीर के बनावट की बात करें तो ये नाटे होते हैं, मतलब छोटे कद के होते हैं। कृष्ण वर्ण होता है, मतलब काला जो इनका रंग होता है दिखने में, काले होते हैं। और चपटी नाक होती है इनकी। ठीक है, और होंठ मोटे होते हैं और जो इनके बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं कोलों की। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, कोलों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है वन लाइनर पे कि जो कोल पुरा प्रजाति है उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था। कृषि था, पशुपालन था। ठीक है, बहुत से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि कोल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, और बाकी ये पशुपालन भी करते थे, मधुमक्खी पालन करते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा और चीज़ें भी करते रहते थे, पर जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, और इन कोलों में एक एक प्रमुख प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कुमार कुमारी नामक प्रथा थी वो किस पुरा प्रजाति में होती थी। ठीक है, प्रचलित थी मतलब। तो याद रखना, जो कुमार कुमारी नामक प्रथा थी ये कोल प्रजाति में प्रचलित थी। जो कुमार कुमारी प्रथा है ये भूटांतिक प्रजाति का प्रभाव दिखता है इसमें। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है, जैसे कोल उत्तराखंड के सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति है, बसने वाले लोग हैं। तो जैसे ही खस और किरात आए होंगे तो इन्होंने इन्हें भगाया होगा इनकी भूमि से। ठीक है, वहाँ पे अपना रहने लग गए होंगे, तो ये पर्वतों की ओर, पहाड़ियों की ओर भागे, जहाँ पहले से भूटांतिक या जहाँ भूटांतिक पहले से जहाँ भूटांतिक लोग या सौका लोग रहते हैं, जहाँ अभी भी रहते हैं। तो इसी कारण जो ये कुमार कुमारी प्रथा है इसमें भूटांतिक प्रभाव दिखता है। ठीक है, और जो कोल होते हैं वो सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। ठीक है, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें अंतिम संस्कार के क्या होते थे, 3 वो होते थे ना रूप। पहला तो होता था दफनाना, दूसरा होता था मतलब जलाना, मोहनजोदड़ो जहाँ होता है ना, ठीक है, वहाँ पे जलाया जाता था। और जो तीसरा होता था वो होता था कि खुले में फेंक देते थे। ठीक है, पशु पक्षियों के खाने के लिए। तो जो ये कोल प्रजाति है इनमें जो मृतकों को खुले में फेंकने का क्या थी, प्रथा थी। ठीक है, और इनका अन्य नाम मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कि जो कोलों को जो साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर कहा जाता है। ठीक है,
जो साहित्य ग्रंथ होते हैं उनमें जो कोल है इन्हें मुंड या सबर कहा गया है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोलों के धार्मिक विश्वास के बारे में। मतलब जो कोल थे ये धार्मिक विश्वास, इनका था कि ये नाग पूजा करते थे, लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है, लिंग पूजा भी करते थे, भूत प्रेत, झाड़ू फूक, जादू टोना पर विश्वास करते थे, ठीक है। और प्रकृति के भी पुजारी थे, और पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, पशुओं की पूजा भी करते थे, ये भी मिले हैं, ठीक है, ये भी लिखा है इतिहासकारों ने। तो याद रखना, जो धार्मिक विश्वास, जो कोलों की जो धार्मिक क्रियाकलाप थी वो नाग पूजा थी, लिंग पूजा थी, भूत प्रेत, झाड़ू फूक, जादू टोना पर विश्वास करते थे, और प्रकृति के पुजारी थे। बस इतना ही छोटा सा सेशन है, ठीक है। बस इतना आपको याद करना है, पढ़ लेना है एक बार, याद तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो छूट जाएगा, ठीक है। तो इतना ही छोटा आज का टॉपिक था। कल ऐसे ही किरात आएगा, परसों खस आएंगे, तो 3 दिन में हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। बाय।